बिहार को लेकर आपकी स्टडी क्या कहती है? अगर ये इलेक्शन बिहार के अगर सितंबर अक्टूबर 2025 में हो जाते तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। अच्छा, लेकिन लंबा नहीं चलेगा, बीच में चीफ मिनिस्टर चेंज होगा और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा 2026 में। फिर से ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। अब भविष्य की ओर अगर मैं 20 साल देखूं, 25 साल देखूं, तो आपको भविष्य का नेता कौन नजर आता है? सो तुषार, अगर हम भविष्य की बात देखें तो यानी कि लालू नीतीश जो दिखाई देती थी जोड़ी हमेशा से, वो अब भविष्य की अगर मैं जोड़ी देखूं, हम एग्जाम्पल लेंगे राज ठाकरे का। मैं उन बड़े बड़े नेताओं की बात करना चाहूँगा जो डिबेट में मास्टर मानते हैं अपने आप को। नहीं कोई डिबेट कर सकता आज अखिलेश यादव के सामने। ही सो स्किल्ड। सिमिलरली राज ठाकरे डिबेट नहीं कर सकता कोई इनके साथ। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और अगर बिहार के चुनावों को लेकर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई जो सिक्का है वो किसका चलेगा, जो पहलू है वो किसका ऊपर रहेगा, तो आपको ये क्लिप जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रो कपूर ने बहुत प्यारा सा प्रोडिक्शन किया है। ना सिर्फ ये कि ये रिजल्ट किसका रहेगा, बल्कि रिजल्ट के बाद भी अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि भविष्य बिहार का कौन है, कौन से वो नेता हैं जो भविष्य में लालू नीतीश की जहां जोड़ी चला करती थी, तो भविष्य में अगले 20-25 साल के लिए किसकी जोड़ी चलेगी, वो दो नेता कौन होंगे। साथ ही साथ कुछ और पॉलिटिकल पहलुओं पर भी हमने बातचीत की है, डिस्कशन किया है, तो आप वो जरूर सुनिएगा। आपको पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस क्लिप को हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हाइप करते हैं तो दूसरों को भी ये क्लिप देखने में मदद मिलती है। वंस अगेन देखते हैं इस क्लिप के अंदर क्या प्रोडिक्शन देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडिक्शंस की। तो अभी बिहार का चुनाव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, देश के लिए। लोग जानना चाहते हैं कि सेंटीमेंट्स किस तरफ जा रहे हैं। जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं, हालांकि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो वो पब्लिक सेंटीमेंट्स नेशनल लेवल पर मैच नहीं करते, यहाँ कुछ और होता है वहाँ कुछ और होता है। फिर भी बिहार को लेकर आपकी स्टडी क्या कहती है? तुषार, अब सेंटिमेंट कहीं पे भी चले जाएं, मैं एज ए मंडेन एस्ट्रोलॉजर यही कहूँगा जो मेरा कैलकुलेशन मेरी कहती है, जो मेरे पास एस्ट्रो डाटा बैंक से जो मेरे पास कुछ कुंडलियाँ आई हैं जी। अब कई बार कुंडलियाँ गलत भी होती हैं, लेकिन जो बेस है उसके ऊपर अगर मैं प्रेडिक्शन देना चाहूँ, अगर ये इलेक्शन बिहार के अगर सितंबर अक्टूबर 2025 में हो जाते तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। अच्छा। वेरी डेडलीस्ट चार्ट। एंड उन्हें कोई गुरु नहीं मिला आज तक कोई अच्छा ऐसा गुरु जो कहीं अश्लेषा नक्षत्र को कनेक्ट करता हो 8th हाउस में मरकरी के साथ। जिस दिन उन्हें कोई ऐसा गुरु मिलेगा, या कोई आर्द्रा नक्षत्र कहीं लगन में सूर्य किसी का बैठा हो, ऐसा कोई गुरु मिल जाएगा। और अगर कहीं तेजस्वी को ऐसा गुरु मिल गया तो आने वाले 30 वर्षों तक उन्हें एज ए सीएम को हिला नहीं पाएगा बिहार की राजनीति से। ओके। डिपेंड करता है, कई बार राजनीतिज्ञ बड़े स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज ही इज़ ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। बट मुझे नहीं पता उन्हें कि ऐसा कोई गुरु में अभी मिला है नहीं मिला है। लेकिन जो अभी की स्थिति चली हुई है नवंबर की, जैसे अभी नवंबर में रिजल्ट आउट होने हैं जी। उस हिसाब से अगर हम पूरा टोटलिटी में देखें, प्रशांत किशोर जी भी उतर आए हैं आज। बिल्कुल। कांग्रेस का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी ट्रबल है उनके लिए। राहुल गांधी जी की कुंडली में सर्वाष्टक में स्कोर टूटा हुआ है। ओके। ऐसा नहीं कि उनका स्कोर हमेशा ही खराब रहा है, कई बार वो अच्छे भी परफॉर्मेंस देते रहे हैं राज्यों में। इस समय नीतीश जी का फिर से दिखाई दे रहा है कि वो फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। बीच में चीफ मिनिस्टर चेंज होगा और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा 2026 में। फिर से ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। ओके। जी हाँ, तो यही। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाते तो तेजस्वी क्लियर कट वहां पर आपको सीएम दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब क्या भविष्य में आपको दिखाई देता है कि जो भविष्य है बिहार का, क्योंकि बीते 20 सालों में अगर मैं देखूं तो लालू, राबड़ी, नीतीश कुमार, यही एक क्रम चलता रहता था। अब भविष्य की ओर अगर मैं 20 साल देखूं, 25 साल देखूं, तो आपको भविष्य का नेता कौन नजर आता है? सो तुषार, अगर हम भविष्य की बात देखें तो चिराग पासवान एंड तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच में आने वाले समय में कांटे की टक्कर होने वाली है। कभी तेजस्वी यादव सीएम रहेंगे आने वाले समय में, कभी चिराग पासवान रहेंगे। जिसमें अगर योगों की बात करें तो चिराग पासवान के सितारे ज़्यादा बुलंद हैं। ओके। अब ये भी डिपेंड करता है कि इनके गुरु कौन हैं, क्या शिक्षा दी जाती है। देखिए, राजनीति में एक अलग तरह की शिक्षा होती है कि आपको खुद भी ट्रांसफॉर्म होना है, एंड आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता वैसी होनी चाहिए कि पब्लिक आपको लाइक करे जी। एंड उसके लिए आपके सूर्य का गुरु के साथ कनेक्शन होना, राहु का स्ट्रेंथन होना आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि राहु आपका इल्यूजन भी है, शैडो है, छाया है, और जब तक राहु का प्रभाव आप पब्लिक में नहीं दे पाएंगे आपको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो है टेम्परेरी, माया जाल।
लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका होता है गुरु एंड सूर्य को स्ट्रेंथन करना। ओके। अब जो भी इसमें विजय प्राप्ति करेगा सत्ता उसी के हाथ में होगी। बट ये दो नेता ऐसे हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे। यानी कि लालू नीतीश जो दिखाई देती थी जोड़ी हमेशा से, वो अब भविष्य की अगर मैं जोड़ी देखूं तो वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी रहा करेगी, जहां पर कांटे की टक्कर आप देखने को मिलेगी। एक और मेरा सवाल है, आपने अभी प्रशांत किशोर का नाम लिया था। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आज से नहीं 2014 से तो खासकर लाइमलाइट में रहे। पहले मोदी जी के साथ थे, उसके बाद वो अलग अलग पार्टियों में गए, जेडीयू में गए, उसके बाद अभी खुद भी वो एक किंग बनने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो आपको उनके चार्ट के हिसाब से क्या लगता है, ये हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में ही रहेंगे या कभी किंग की भूमिका में भी ये दिखाई देंगे? 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अपनी पार्टी का डिक्लेरेशन किया था, आई थिंक शाम को 4:45 के आसपास। तो मैंने कुंडली भी बनाई थी, हमारे चैनल में मैंने कुछ विश्लेषण भी दिए थे, लाइव वीडियो दिया था उसमें मैंने। तो जो योग बने हैं इनके किंग मेकर बनने के ही योग बने हैं आने वाले समय में। अभी भी जो इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में, कहीं ना कहीं अभी इस पर फिर से ये किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। तो रही बात किंग बनने की, जनता सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ नई चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अब जो उनका चार्ट है वो भी हमारे पास आया है अभी नया, लेकिन ये नहीं पता कि वो चार्ट सही है या नहीं है। आप देखिए, जब तक हमारे पास सही चार्ट नहीं आएगा तब तक हम ये बता नहीं सकते कि क्या वो किंग बनेंगे या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली दो चार्ट अगर देखते हैं, तेजस्वी यादव एंड चिराग पासवान, इनके सितारे ज़्यादा मजबूत हैं। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा भी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर तेजस्वी यादव को ऐसा गुरु मिल जाए, आपने कुछ कहा था कि कोई नक्षत्र ऐसा आश्लेषा नक्षत्र का मिल जाए तो ये बात होगी। हमने शादी के लिए कुंडली मिलाते हुए तो देखा है, गुरु ढूंढने के लिए भी कुंडली मिलाना चाहिए, ये थोड़ा पहली बार सुना मैंने। तुषार, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं मुझसे सर्विसेज लेते हैं, मैं नाम नहीं बता सकता किसी का, बिकॉज ज्योतिष में कुछ नियम है एग्जैक्टली कि आपके पास कोई आता है, कई बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको मैं कंसल्टेशन देता हूँ, आप किसी के साथ मेरा फोटोग्राफ नहीं देखेंगे पब्लिकली, बिकॉज हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी है। हमारी फील्ड में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स की लॉबी में और कोई थोड़ा सा कोई सेलिब्रिटी हमारे पास आ गया तो सबसे पहले हम काम बाद में करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं ताकि हमारी मार्केटिंग हो सके। तो एक मेरा मैसेज भी है उन ज्योतिषियों के लिए जो यंग हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि पहले आपको देना पड़ेगा, आप देंगे और आप में वो थोड़ा सा एक एटीट्यूड होना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर नॉलेज। आप देते चले जाएंगे, लोग खुद आएंगे आपके पास एक समय में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और वो तब होता है जब आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज भी याद है, हम एग्जाम्पल लेंगे राज ठाकरे का जी, महाराष्ट्र सभी जानते हैं। उनकी कुंडली का विश्लेषण किया था मैंने 2020 में। ओके। आज भी जब मैं बड़े नेताओं की बात करता हूँ जो बहुत ही पावरफुल, जिनके डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, तो राज ठाकरे जी की कुंडली, सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सलेंट चार्ट। बट यू नो, आई एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ कि माय गॉड व्हाट ए चार्ट इट इज़। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उनके चार्ट पे काम कर सके, और उनको टिप दिया था मैंने 2020 में, कुछ विश्लेषण किए थे, ये हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में उनका वीडियो पड़ा हुआ है जो मैंने विश्लेषण किए थे। उन दिनों में मैं नया यूट्यूब में आया था, मैं भी, हो सकता है भाषा मेरी उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी या तरीके उतने अच्छे नहीं थे बात करने के, क्योंकि होता ना, जो शुरू में आते हो तो यू नॉट अवेयर की बात कैसे करनी है। बिल्कुल। तब मैंने, लेकिन वो कॉम्बिनेशन मेरे सही हैं। उस समय उन्होंने टिप दिए थे मैंने कि पार्टी का नाम बदल दें, कुछ और कॉम्बिनेशन टिप्स दिए थे, अगर ये कर लेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति से इन्हें हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब यही तो चीज़ें हैं तुषार, अगर कोई इन्हें फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो किंग मेकर नहीं, किंग बन के रह जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जिद में आ जाएंगे कि भाई मैं तो लोकल राजनीति करूँगा, मैं तो सिर्फ मराठी बात की राजनीति करूँगा, या मैं सिर्फ अपनी एक जो लोकल पार्टी के नाम के साथ ही चलूँगा। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम बेंचेस का निर्माण करते हैं। ओके। एंड यही कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी का भी नाम है, के साथ चलती है कि कोई पार्टी बननी है तो किस समय बनाई जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए। ऐसी वो कोई सर्विसेज ले लेते किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, आज वो सीएम होते थे महाराष्ट्र के। अब टिप्स तो होते हैं ज्योतिषियों के पास, फॉलो तो आप ही को करने हैं। अखिलेश यादव जी की बात ले लेते हैं, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज भी जब मैं उनके प्लैनेट्स की बात करूं, कन्या लगन के व्यक्ति हैं, एंड यू नो, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठना, बहुत कुछ सीखते हैं आप उनके साथ बैठ के और मिल के। बिल्कुल। कभी
मे बी जो व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया में, देखिए कई लोग तो ऐसे इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है। राहुल गांधी के बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं, बट मैं लोगों को कहता हूँ घर में बैठ के ना किसी के बारे में बोलिए मत, या तो गांधी के मुकाबले का ना कद बना के दिखाइए पहले आप। बहुत आसान है बोलना, डायनेस्टी में जो उन्हें मिला है आपको नहीं मिला है, सिर्फ आप बातें बना सकते हैं और मर्यादा किसी को छोड़नी नहीं चाहिए। ज्योतिषी लोग भी ऐसे गलत बातें कहते सही बात हैं, नहीं बोलनी चाहिए। अखिलेश यादव एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, जब वो सीएम बने थे उत्तर प्रदेश के, अगर वो अपनी एजुकेशन के तरीके से चलते थे, अपने सिस्टम से चलते थे, एक नया जो रिफॉर्म ला रहे थे राजनीति का, अगर वो अपनी परिवारवाद की नीति से नहीं चलते थे, अपने जो डायनेस्टी में जो लोग चल रहे थे, चाचा दादा फादर, उनकी सुन लेते थे लेकिन अपने मन की करते थे, बहुत मुश्किल हो जाता था उन्हें उत्तर प्रदेश से हिलाना तुषार। तो थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं। और रही बात अखिलेश यादव के बारे में बोलना, देखिए एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा गणित सही है, बट अगर ऐसे मैं नॉर्मल सिविलियन की बात करूं तो अखिलेश यादव का मेरे जैसे लोगों से कद बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अखिलेश यादव के साथ आज बैठना, डिबेट करना, कम्युनिकेशन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बड़े बड़े नेता आज की डेट में जो है वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मेरा कोई डिबेट हो मैं तो मुझे 2 मिनट में फेल कर देंगे, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा उनके सामने। लेकिन मैं उन बड़े बड़े नेताओं की बात करना चाहूँगा जो डिबेट में मास्टर मानते हैं अपने आप को। नहीं कोई डिबेट कर सकता आज अखिलेश यादव के सामने, ही इज सो स्किल्ड। सिमिलरली राज ठाकरे, डिबेट नहीं कर सकता कोई इनके साथ। मुझे आज भी याद है, मैंने एक अर्णब गोस्वामी का एक इंटरव्यू देखा था, छोटा सा 6-7 मिनट का वो क्लिप था, यूट्यूब पर है, बहुत लोगों ने देखा है। यस, अर्णब गोस्वामी वाज ट्राइंग टू मेक हिम रिएक्ट। राज ठाकरे एकदम कूल। एंड सेकंड हाउस में जो मंगल के नक्षत्रों का प्रभाव, आवाज़ में वो सुदृढ़ता, पराक्रम, एंड पराक्रम की एक प्रकाष्ठा, एंड एक इंटेलिजेंस एंड स्टबनेस आवाज़ में, ना तो क्रोध दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है। एंड जो लोग कम्युनिकेशन के लेक्चर्स देते हैं, आई शुड से कि उन लोगों को वो 6 मिनट का क्लिप देखना चाहिए, क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि कई बार आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं 6 मिनट के वीडियो में, वो ना सीखने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन वो समझना नहीं चाहते लोग। वो अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि नहीं, अर्णब गोस्वामी को राज ठाकरे ने हरा दिया। कम से कम सीखो तो सही उस 6 मिनट के कम्युनिकेशन में कि वो क्या था। बिल्कुल। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है, जो यंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो 6 मिनट का वीडियो जब सुनेंगे ना तो वो सारे ग्रहों को उनके साथ कनेक्ट करेंगे, हर ग्रह की गतिविधियों को उस 6 मिनट के क्लिप के साथ जोड़ेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, उस कम्युनिकेशन से कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि हमारे देश में ना बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ है। ये वो लोग हैं जिनको आप ना हरा नहीं सकते आप बातों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नई जनरेशन की आपने बात की, नए एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर टिकी है भविष्य में ज्योतिष को कैसे देखा जाएगा। जैसे अभी मैं एक जिक्र कर लेता हूँ, बात चली है तो अभी गोविंदा जी की पत्नी है सुनीता आहूजा, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा कि ये जितने लोग पूजा कराते हैं, जितने ये एस्ट्रोलॉजर्स को भी वो उसमें शामिल कर रही हैं कि ये 2-2 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेते हैं, पूजा कराते हैं, उपाय बताते हैं। मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो खुद राजा नहीं बन जाते, ये हमें राजा बनाने के उपाय बताते हैं, मैं नहीं मानती हूँ, और कुछ और उन्होंने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। ये जो इमेज है, मैं कहता हूँ कि उनका मानना या उनका सोचना पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने बदनाम किया भी है इस सेक्टर को अंदर, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजर्स को, इस जमात को गंदा भी किया है। लेकिन आपको लगता है कि नई जो पौध आ रही है, जिनके कंधों पर एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी की एक जो जिम्मेदारी है, क्रेडिबिलिटी की जिम्मेदारी है, वो सही डायरेक्शन में है? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं नाम भूल गया गोविंदा की पत्नी का। सुनीता आहूजा। सुनीता आहूजा। तो सुनीता आहूजा जी ने जो ज्योतिषियों के बारे में बात कही है, पूरी लॉबी के बारे में, सुनीता आहूजा गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में है, वो तकलीफ़ में है। आई एम श्योर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या 2-4 पंडितों के पास कभी गई होंगी, अपने लिए प्रेडिक्शन ली होंगी, चीज़ें सही नहीं होंगी। तो होता है ना, जब आप जा रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, गलत पे गलत होता जा रहा है, तो आपको उस डिवाइन साइंस के ऊपर से भरोसा उठ गया है। तो मेरी सिंपैथी है उनके साथ कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है इस डिवाइन साइंस को लेकर। जब गलत होता है तो डेफिनेटली वो आपका ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है कि ये साइंस है ही नहीं, इट्स फ्रॉड। अब जो आपने बात कही कि आजकल के जो युवा, तुषार, थोड़ा सा युवाओं को आज समझना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, कोई ज्योतिष का कोर्स करता है, उसका एक ही टारगेट होता है कि उसे फेमस होना है।
ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि फेमस होने के लिए आपको वो डिलीवरेबल्स देने पड़ेंगे आपको समाज Exactly. में, आपको कुछ रिफॉर्म्स करवाने पड़ेंगे आपको। और सबसे पहला टारगेट होता है यंग एस्ट्रोलॉजर्स का कि उन्हें पैसा कमाना है। और आज भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पुराने, वो आज भी कहते हैं कि सर हम पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं। तो मेरी सबके लिए गाइडलाइंस होती है कि जब भी आप ज्योतिष सीखो तो एक एक्स्ट्रा साइड बिजनेस हमेशा लेके चलो। आपका फोकस होना चाहिए उस बिजनेस में कि उससे पैसा कैसे बनाएं। ज्योतिष को एक पैशन की तरह लेके चलो, एक स्पिरिचुअलिटी की तरह लेके चलो। और जब पैसा आना होगा तो ज्योतिष से बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, डोंट डिमांड। और ऐसा ज़रूर वक्त आएगा कि जब आपके पास समय ही नहीं होगा समाज में बड़े बड़े व्यक्तियों को देने के लिए भी। पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही है, लेकिन पहले देना तो पड़ेगा ना तुषार। अगर मैं अपनी बात भी करूं, 2020 तक ऑलमोस्ट मैंने फ्री कंसल्टेशन दी है, अनपेड कंसल्टेशन। पता नहीं कितनी ही कुंडलियाँ, एक एक दिन में कुछ मैं क्लब हाउसेज में, कुछ डिवाइन साइंस प्लेसेस में बैठ जाता था। सुबह 7 बजे बैठता था, शाम तक 400-500 कुंडलियाँ देख लेता था। अभी मुझे मालूम है कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे 500 कुंडलियाँ एक दिन में कैसे देख लेंगे। भाई एक आपके साथ आदमी बैठा है, मैं कुंडली देख रहा हूँ 2-2 मिनट में, फटाफट बताते जा रहा हूँ भाई ये उपाय बताते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो फीस, लगातार चीज़ें चलती जा रही हैं। तो दिया बहुत कुछ है मेरे जैसे लोगों ने भी। और आज वो वक्त आ गया है कि आज 1-1.5 साल का वेटिंग पड़ा है लोगों का कंसल्टेशन लेने के लिए, समय ही नहीं है देने के लिए। तो एक मैसेज है युवा के लिए कि भाई पहले पढ़ाई करो, कोशिश करो, आपने केस स्टडीज़ देखो कि जिन लोगों के लिए आपने काम किया है कितने लोगों के काम बने हैं। एंड आपका टारगेट 100% डिलीवरेबल्स में होना चाहिए। ये नहीं कि हम इतनी % एक्यूरेसी देते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ही दूंगा, बिकॉज बेंचमार्क तो मैं खुद को करूँगा तुषार। आज भी जो मेरे डिलीवरेबल्स हैं, जो मार्केट में जो लोगों के काम बने हुए हैं, 99.93% लोगों के काम बन रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो 0.07% है, ऊपर से साक्षात गॉड शिवा भी आ जाए ना, वो भी उनका काम नहीं बना सकते। बाकी आप समझ गए होंगे क्यों नहीं बन सकता उनका काम। बिल्कुल, बहुत सारे रीजंस है। वेल, वंस अगेन थैंक यू, आप इस स्टूडियो में आए और बहुत सारे मुद्दों पर हमने अलग अलग सेक्टर्स में बात की है और ये बहुत ज़रूरी बातें भी थी। सो वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।